Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग एज यूजली डिस्कस कर रहे हैं आपके हायर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आपका जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है वहाँ पर आपको 2 पेपर्स देने होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 और पेपर 2 एग्ज़ाम्स आप के होते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम में। तो हम अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आपके पेपर 1 की कर रहे हैं। तो ये जो हायर एजुकेशन सिस्टम है ये आपके पेपर 1 की यूनिट 10 है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप सभी को पता होगा कि यहाँ से आपको अपने एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिनका जो वेटेज रहेगा वो 10 मार्क्स का रहेगा। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिस ना हो। एक बात और कि हम जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ये आपके टोटल PYQ क्वेश्चंस हैं, यानी कि आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और अगर हम प्रिपरेशन की बात करें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तो वहाँ पर PYQ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। PYQs अगर आपने प्रैक्टिस किया है दैट मीन्स कि आप अपने एग्ज़ाम को ईज़िली क्रैक कर सकते हो, बट यू नीड टू प्रैक्टिस। ओके आपको प्रैक्टिस करना है और बहुत ही ये नहीं कि सिर्फ देख लिया और हो गया, बार बार प्रैक्टिस करना है 2 और 3 टाइम्स। बिकॉज अगर हम सिर्फ एक बार ही देखकर छोड़ देते हैं तो हमारे माइंड से वो स्किप हो जाता है आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखें बिना स्किप किए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इससे पहले हम हायर एजुकेशन सिस्टम के 4 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमने डेटा इंटरप्रिटेशन पर क्लासेस दी हैं, आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ऑल थिंग्स आर जस्ट PYQs। जितने भी क्वेश्चंस और जितने भी टॉपिक्स पर हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे आपके PYQ क्वेश्चंस हैं, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। और आज हमने आपके जून 2015 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है और अब हम आपके दिसंबर 2016 से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। Okay. So here the first question of our session is the maximum number of fake institutions, universities as identified by the UGC in the year 2014 are in the state union territory of। अब देखिए अगर हम इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं, फेक इंस्टीट्यूशंस की यहाँ पर जो बात की गई है इसका जो मतलब है वो ये है कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनको कि आप बोल सकते हो कि यूजीसी की तरफ से उनको एफिलिएशन नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन स्टिल वो अपना इंस्टीट्यूट चला रहे होते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो कि आपके जो स्कूल्स होते हैं प्राइमरी लेवल के या फिर जूनियर लेवल के, इंटर कॉलेजेस होते हैं, तो कहीं कहीं वो भी ऐसे कॉलेजेस चल रहे होते हैं जिनको कि मान्यता मिली नहीं होती है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट जिनको कि एफिलिएशन ना मिला हो और वो इंस्टीट्यूट रन कर रहे हो तो उनको फेक इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो फेक इंस्टीट्यूशंस या फिर फेक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ये सिर्फ जस्ट फॉर मनी कलेक्शन होती हैं। ठीक है, अपना बिजनेस कह सकते हो, आपके एक बिजनेस रन करने के लिए होती हैं। इनसे अगर आप अपना एजुकेशन लेते हो तो इसका आपको आपके फ्यूचर में कोई भी बेनिफिट देखने को नहीं मिलता। तो एक सर्वे किया गया ये पता लगाने के लिए कि कितने इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो कि फेक है और कितने इंस्टीट्यूशंस रियल हैं। तो अगर हम 2014 की बात करें तो हमारे स्टेट में या फिर कह सकते हो आप यूनियन टेरिटरी में कितने इंस्टीट्यूशंस थे जो कि फेक पाए गए थे। ठीक है, और वो किस स्टेट में पाए गए थे, मतलब ये बताना है कि किस स्टेट में आपको फेक इंस्टीट्यूशंस मिले थे सब मैक्सिमम सबसे ज़्यादा। ठीक है,
फेक इंस्टीट्यूशंस हर स्टेट में थे, लेकिन सबसे ज़्यादा किस स्टेट में थे उस स्टेट का यहाँ पर नाम बताना है। तो ये थे आपके उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश अपने आप में ही एक बहुत बड़ा राज्य है और उसमें इतने सारे ज़िले हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम संख्या की बात करें तो फेक इंस्टीट्यूशंस जो थे वो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा देखने को मिले। अब 2014 में पूछा है, तो अब आप खुद से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं कि 2016 के पेपर में 2 साल पुराना पूछा है। तो मैं आपको अगर ये बता रही हूँ तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि हमारे एग्जाम्स में ये नहीं आएगा। जब 2 साल पुराना पूछा जा सकता है तो 4 साल पुराना भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस आर एम्पावर्ड टू कन्फर और ग्रांट डिग्रीज अंडर द यूजीसी एक्ट 1956। अब यहाँ पर पूछा है कि आपको यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, जैसे कि आपका यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, या फिर वो यूनिवर्सिटी जो कि आपके लेजिस्लेचर के एक्ट से बनाई गई थी, या फिर वो यूनिवर्सिटी या फिर वो इंस्टीट्यूशन जिसको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बेसिस पे बनाया गया था, या फिर वो इंस्टीट्यूशंस जो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। इन चारों यूनिवर्सिटीज़ में से या इन चारों इंस्टीट्यूशंस में से कौन जो है वो डिग्री देता है यूजीसी एक्ट 1956 के अंतर्गत। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपके डिग्री को ग्रांट करने के उससे, तो यहाँ आपका एक तो वो यूनिवर्सिटीज़ जो कि संसद के एक्ट के तहत बनाई गई हैं वो, और एक वो यूनिवर्सिटीज़ जो आपके लेजिस्लेचर के एक्ट के तहत बनाई गई हैं। ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं इनको एम्पावर किया जाता है कि ये डिग्री को ग्रांट कर सकती हैं यूजीसी एक्ट 1956 के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 ऑप्शंस यहाँ ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 here says that which of the following are the tools of good governance। अगर हम अब गुड गवर्नेंस की बात करें, एक अच्छी तरह से शासन कौन चला रहा है इसके बारे में जानें, तो इनमें से क्या आएगा, कौन से हम कह सकते हैं कि टूल्स हैं जिनसे कि अच्छा शासन चलाया जा सकता है। सोशल ऑडिट से, पावर के सेपरेशन से, सिटीजन्स के कैरेक्टर से, या फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन जो सूचना का अधिकार होता है कि अगर आपको कहीं भी कुछ भी गलत दिखाई दे रहा है तो यू हैव टू इन्फॉर्म, आपको इन्फॉर्म करना है, ये आपको अधिकार दिया गया है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन। इन चारों में से कौन से टूल्स आपके गुड गवर्नेंस के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए, अगर मैं बात करूँ फर्स्टली जो है आपका सोशल ऑडिट, यानी सोशली ये जो कुछ भी आप ऑडिट कर रहे हो वो सब आपके गुड गवर्नेंस में आता है। अच्छा ऑडिट करेंगे तो गुड गवर्नेंस हो जाएगा, अदरवाइज बैड है। ठीक है, तो सोशल ऑडिट। दूसरा, पावर्स का सेपरेशन हो जाना। ठीक है, सबको, अब देखिए आपकी फैमिली का एग्जांपल अगर मैं दूँ, आपकी फैमिली में अगर 4 मेंबर्स हैं, ठीक है, 4 मेंबर्स हैं, हम यहाँ पर चिल्ड्रंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर एडल्ट्स की बात कर रहे हैं जो आप कह सकते हो कि जॉब कर सकते हैं। उस केस में अगर ये चारों जॉब करेंगे तो जो आप कह सकते हो घर के खर्चे हैं वो चारों में बटेंगे। ठीक है, तो किसी एक पर बर्डन नहीं पड़ेगा और बहुत स्मूथली जो है वो लाइफ चलेगी। वहीं अगर इन 4 लोगों में सिर्फ एक ही अर्निंग करे और बाकी सब बैठकर खाएं तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली इकोनॉमिकली फैमिली को सफ़र करना पड़ेगा। तो वही है कि जो पावर्स हैं अगर सिर्फ एक ही इंसान को दे दी जाएंगी तो वो अच्छे से उनका रेगुलेशन नहीं कर पाएगा। बट अगर जितनी कैपेसिटी है एक पर्सन में, मतलब एक पावर उसको दी जाए लेकिन वो उसको अच्छे से मैनेज करे, तो ये ज़रूरी है बिल्कुल। तो सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे कि आपने देखा है कि हमारे में प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो पूरी इंडिया को देखते हैं, लेकिन उनके नीचे भी वर्क करते हैं सब स्टेट वाइज आपके चीफ मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, आपके गवर्नर बनाए जाते हैं। तो इस तरह से पावर का क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, जिससे कि गवर्नेंस गुड हो रही है बिल्कुल। तीसरा है सिटीजन का कैरेक्टर। गवर्नेंस की अगर हम बात करें, वहाँ पर सिटीजन का कैरेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो नागरिक हैं वो कैसे हैं, उनका जो चरित्र है वो कैसा है। अब मान लीजिए एक ऐसी जगह जहाँ पर सब चोर ही हैं, तो वहाँ गवर्नेंस अच्छी हो पाएगी? जब वहाँ पर सिटीज़न का कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा तो गवर्नेंस भी वहाँ अच्छी नहीं होगी। तो सिटीज़न का कैरेक्टर जैसा है उस अकॉर्डिंग ही गवर्नेंस किया जाता है। तो एक ये भी इम्पॉर्टेंट
टूल है गवर्नेंस का। और नेक्स्ट आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि कुछ भी अगर गलत दिखाई दे रहा है तो इन्फॉर्मेशन देनी है, ये नहीं सोचना अरे हम क्यों दें, हमारा क्या है। तो गुड अगर गवर्नेंस आपको अपने स्टेट में, अपनी सिटी में, अपनी लोकेलिटी में चलवाना है, करवाना है, तो आपको कुछ भी अगर गलत दिखाई देता है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। तो ये चारों ही टूल्स हैं गुड गवर्नेंस के। तो ये आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हियर इज राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट इज इम्प्लाइड इन। अब देखिए सबका अपना अपना जो आपको अधिकार दिए गए हैं उसमें आपको अपनी प्राइवेसी का भी अधिकार है। अब हर चीज़ को पब्लिक तो नहीं कर सकते ना, ठीक है। आपको अपनी प्रॉपर्टी हो गए, आपके ऑर्नामेंट्स हो गए, आपकी ज्वेलरीज वगैरह हो गई, उनको आप प्राइवेट ही रखेंगे अपने घर में, है ना। या फिर आपके कुछ भी कह सकते हो कि थॉट्स हैं जिनको आप नहीं रिवील करना चाहते हो, कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं आपके जिनको आप रिवील नहीं करना चाहते हो, तो आपको जो राइट टू प्राइवेसी का जो अधिकार दिया गया है फंडामेंटल राइट की तरह, वो इम्प्लाई होता है किस में? राइट टू फ्रीडम में आता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में आता है, या फिर राइट टू इक्वालिटी में आता है, या फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है। तो देखिए राइट टू फ्रीडम में, ठीक है, अगर आप अपने प्राइवेसी का, आपको प्राइवेसी मेंटेन रखने का आपको अधिकार दिया गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, हाँ ये फ्रीडम में आता है, बट ऐसा है नहीं। राइट टू प्राइवेसी जो आपका अधिकार है ये राइट टू फ्रीडम में नहीं आता। फ्रीडम क्या है? हमें हमारी ज़िंदगी को स्वतंत्र तरीके से जीने का अधिकार है, ठीक है। यहाँ पर हमें किसी की बाउंडेशन नहीं है कि नहीं आप यही खाओगे, हमारा जो मन है हम वो खा सकते हैं, आप यही पहनोगे, हमारा जो मन है हम वो पहन सकते हैं। तो ये हमें फ्रीडम दी गई है, हम जैसे चाहें, जिस तरह से चाहें अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा राइट टू इक्वालिटी, तो प्राइवेसी में इक्वालिटी का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है। राइट टू इक्वालिटी का मतलब ये कि सबको समानता का अधिकार दिया जाएगा, ठीक है। समानता का अधिकार इन द सेंस कि चाहे कोई भी पर्सन किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, यहाँ पर सबको अपने तरह से रहने का हक है, ठीक है। अगर हम रिलीजन की बात करें तो रिलीजियसली जितने भी रिलीजन के यहाँ पर हमारे यहाँ पे पीपल्स हैं, तो सबको राइट है कि वो अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं। बराबर इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर दी जाए, ये नहीं कि किसी फील्ड में सिर्फ हम एक पर्टिकुलर रिलीजन को ही प्रायोरिटी दें, तो नहीं, किसी भी रिलीजन से हो इक्वल प्रायोरिटी दी जाए हर फील्ड में, दैट इज़ कॉल्ड द राइट टू इक्वालिटी। तो यहाँ ये राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि अगर कुछ भी विध्वंस वगैरह हो रहा है तो उसके अगेंस्ट आपको अधिकार दिया गया है, तो वो भी आपके प्राइवेसी के तहत नहीं आता। प्राइवेसी के तहत आता है आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि आप कुछ भी पर्सनली, कुछ बहुत ज़्यादा पर्सनल होगा उसी को तो आप प्राइवेट रखोगे, है ना। अब ये तो नहीं आप खुद को ही वो कर दोगे कि नहीं मैं तो प्राइवेट, मैं पब्लिक नहीं होऊंगा, मैं प्राइवेट रहूँगा, पूरा कवर होके जाएंगे एलियन बन के, एस्ट्रोनॉट बन के, तो ये थोड़ी ना होता है ना। तो वही है कि राइट टू लाइफ, आपको अपनी ज़िंदगी में किस तरह से जीना है आप उसको प्राइवेसी रख सकते हो, ठीक है। नहीं बता रहे हो आप कि आप क्या खा रहे हो, लोग पूछते हैं ना ये क्या खा रहे हैं जो आपके फेस पर इतना ग्लो है, या फिर आप हेल्दी हो रहे हो, तो ये आप चाहें, आपका खुद का अधिकार है, आप उन्हें बताना चाहें या ना बताना चाहें, ठीक है। और ये आपकी पर्सनल लिबर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 here is which of the following organizations deals with capacity building educational planning। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील करती है कैपेसिटी बिल्डिंग एजुकेशनल प्लानिंग से? तो ये बिल्कुल नन अदर दैन NCERT। NCERT एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर कि अगर हम बात करें तो जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ आप पूछें कि हमें कहाँ से पढ़ना है, द करेक्ट आंसर गोज विद NCERT। तो ऐसे ही आप इसको कनेक्ट कर सकते हो कि ये NCERT ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कैपेसिटी बिल्डिंग एजुकेशनल प्लानिंग से डील करता है, क्योंकि कहीं भी अगर हम एजुकेशन की बात करें तो सबसे पहले जो नाम आता है वो NCERT का ही आता है, ठीक है। तो ये रहा आपका। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स द प्रेसिडेंट हैज़ इन रिलेशन टू लोकसभा। अब यहाँ पर आपको कुछ पावर्स दी हुई हैं और आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी
ऐसी शक्तियां हैं जो कि प्रेसिडेंट के पास होती हैं अगर हम बात करें लोकसभा की तो यहाँ पर आपका सबमॉर्निंग आता है, एडजर्नमेंट आता है, प्रोरोगेशन आता है और डिसोल्यूशन आता है। तो यहाँ पर ये जो शक्तियाँ दी गई हैं, इन शक्तियों में से प्रेसिडेंट के पास कौन सी शक्ति होती है लोकसभा में? सबमॉर्न करना, एडजर्नमेंट करना, प्रोग्रेशन करना या फिर डिसोल्यूशन करना। तो प्रेसिडेंट के पास होती है आपकी सबमॉर्निंग की पावर, दूसरी प्रोरोगेशन की होती है एंड नेक्स्ट डिसोल्यूशन की होती है। एडजर्नमेंट जो है कि संसद को जो भंग है वो प्रेसिडेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा, हियर गोज विद ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 एंड इट इज हियर इन ऑप्शन नंबर C. Clear? Next. The interval between two sessions of parliament must not exceed. अब हम यहाँ पर बोला है कि जो दोनों सेशंस होते हैं आपके पार्लियामेंट के, ठीक है, उन दोनों सेशंस के बीच का जो गैप होता है वो कितने मंथ से ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। 3 मंथ से ज़्यादा ना हो, 6 मंथ से ज़्यादा ना हो, 4 मंथ से ज़्यादा ना हो या फिर 100 डेज से ज़्यादा ना हो। तो अगर हम बात करें सेशंस ऑफ पार्लियामेंट्स की, संसद के सत्रों की, तो उसका जो दोनों के बीच में जो गैप रहे, जैसे कोई एक सत्र स्टार्ट हो रहा है उसके बाद जो दूसरा सत्र स्टार्ट हो रहा है, उन दोनों के बीच का जो गैप रहे वो 6 महीने से ज़्यादा का ना हो। 6 महीने तक का गैप चल सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं चलेगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस जो कि आपके 2014 जून 2014 में आए हुए क्वेश्चंस हैं हायर एजुकेशन सिस्टम से। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन जाता है दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। अब देखिए आपकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तो वहीं आपसे यहाँ पर पूछा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इनमें से कौन सी हैं? पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, विश्व भारती, HNP गढ़वाल यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर आपको ये 4 यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं और आपको इनमें से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बतानी है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है और HNP गढ़वाल यूनिवर्सिटी भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बट ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका करेक्ट जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर A, दैट इज़ 1, 2 एंड 3। आई होप आपका आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ एंड क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। अब यहाँ पर आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इनको पढ़िए और फिर आप करेक्ट आंसर कोड में से दीजिए। तो देखिए पहला जो हमारी स्टेटमेंट है इट इज़ राजस्थान रिसीव्स द हाईएस्ट सोलर रेडिएशन इन द कंट्री। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, अपनी इंडिया की बात करें, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सोलर रेडिएशन जो राज्य रिसीव करता है वो राजस्थान है। या फिर इंडिया हैज़ द 5th लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड विंड पावर इन दी वर्ल्ड। पता है हमारे देश में अब विंड पावर, सोलर पावर, ये आपकी रिन्यूएबल एनर्जीज़ जो है वो स्टार्टेड हो चुकी हैं। तो अगर हम विंड पावर की बात करें, विंड एनर्जी की बात करें, तो उसमें इंडिया का जो स्थान है वो 5वां स्थान है वर्ल्ड में। पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर आता है इंडिया विंड पावर इंस्टॉल करने के श्रेणी में। नेक्स्ट है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विंड पावर इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय तमिलनाडु। अगर हम विंड पावर की बात करें तो विंड पावर जो है वो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा अमाउंट में कंट्रीब्यूट किया गया है। लास्ट स्टेटमेंट है जो सबसे प्राथमिक सोर्स है, जो सबसे पहली प्राइमरी सोर्स है यूरेनियम की हमारे इंडिया में, वो आपको जादूगुड़ा में मिलती है। तो यहाँ पर अब आपको इन चारों स्टेटमेंट में सही स्टेटमेंट्स का कोड बताना है। तो सही स्टेटमेंट जो यहाँ पर है आपकी इट इज़, एक तो सबसे पहली बिल्कुल सोलर रेडिएशन की अगर हम बात करें तो पूरे देश में राजस्थान ही सबसे ज़्यादा सोलर रेडिएशंस को रिसीव करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है
द प्राइमरी यूरेनियम की, अगर हम यूरेनियम की बात करें तो ये प्राइमरी सोर्स जो है यूरेनियम का इंडिया में वो जादूगोड़ा है, बिल्कुल है। बाकी ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हैं। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा गोज विद ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फर्स्ट एंड फोर्थ। क्लियर? नेक्स्ट, Who among the following is the de facto executive head of the planning commission? प्लानिंग कमीशन की अगर बात करें तो क्या चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर प्लानिंग, फिर मेंबर सेक्रेटरी, इन चारों में से डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव हेड कौन कहलाता है प्राइमरी कमीशन का? सो हियर द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर 2, दैट इज डिप्टी चेयरमैन जो होता है वही आपका डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव हेड होता है प्लानिंग कमीशन का। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन फिगर्स इन द, जो एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन जो है वो लेजिस्लेशन में कहाँ आता है? यूनियन लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, कंकरेंट लिस्ट में आता है, या फिर आपके रेसिडेंटरी पावर्स के अंतर्गत आता है? तो एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, समवर्ती सूची। Next question is कंसिडर द स्टेटमेंट विच इज़ फॉलोड बाय 2 आर्ग्यूमेंट्स। अब यहाँ पर आपको ये स्टेटमेंट के 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं और आपको यहाँ से करेक्ट कोड सेलेक्ट करना है। तो स्टेटमेंट में कहा है कि इंडिया शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल लोकपाल, इंडिया के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लोकपाल होने चाहिए। आर्ग्यूमेंट में बोला है बिल्कुल इट विल गो अ लॉन्ग इन एलिमिनेटिंग करप्शन एंड ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि हमारे ब्यूरोक्रेसी से ये करप्शन को एलिमिनेट करने में ज़्यादा योगदान देगा। और दूसरे में बोला है नहीं, ये डिस्करेज करेगा ऑनेस्ट ऑफिसर्स को जल्दी से डिसीजन लेने में। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जाएगा आपका क्या, ओनली वन आर्ग्यूमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग, या फिर ओनली आर्ग्यूमेंट 2 इज स्ट्रॉन्ग, या फिर दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैं? तो अगर मैं आर्ग्यूमेंट्स की यहाँ पर बात करूँ तो पहला वाला स्ट्रॉन्ग है कि बिल्कुल अगर इंडिया के पास स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लोकपाल होने चाहिए तो बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, करप्शन जो है वो ब्यूरोक्रेसी से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज हैज़ अडॉप्टेड द मेटा यूनिवर्सिटी कंसेप्ट। अब मेटा यूनिवर्सिटी कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो इन असम यूनिवर्सिटीज़ हो गया, आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, इन चारों यूनिवर्सिटी में से कौन सी यूनिवर्सिटी मेटा यूनिवर्सिटी कंसेप्ट को अडॉप्ट कर चुकी हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो मेटा यूनिवर्सिटी कंसेप्ट के अंतर्गत चल रही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो स्थापना हुई थी वो पार्लियामेंट के एक्ट के तहत हुई थी, या फिर प्रेसिडेंट जो हैं इंडिया के वो यूनिवर्सिटी के विजिटर की तरह होते हैं, या फिर प्रेसिडेंट जो हैं उनके पास पावर होती है कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करने की एग्जीक्यूटिव कमिटी के लिए, जो कि आपके बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी कहलाते हैं। नेक्स्ट जो है प्रेसिडेंट ओकेजनली क्या करते हैं, मीटिंग्स को प्रिसाइड करते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी या फिर कोर्ट की। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद द स्टेटमेंट 1, दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बनाई गई हैं, स्थापना उनकी हुई है। दूसरी बात, जो प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के वो बिल्कुल यूनिवर्सिटी के विजिटर की तरह एक्ट करते हैं। और नेक्स्ट जो है कि जो प्रेसिडेंट है उनके पास पावर होता है कुछ एग्जीक्यूटिव कमेटी के कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करने का। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन स्टेटमेंट्स हमारी सही हैं और ये हमें 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलती हैं। Last question of this session is the e-content generation for undergraduate courses has been assigned by the Ministry of Human Resources Development to Infonet Consortium for Educational Communication, National Knowledge Commission, and Indira Gandhi National Open University. And here the correct answer goes with, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है। यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन का आंसर करना है इन द कमेंट सेक्शन।
सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे हम अपनी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।